हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनेमल एंड डेंटिन एडहेशन। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जो बेसिकली कॉम्पोजिट है ना, जैसे कॉम्पोजिट को हम टूथ के साथ कैसे बाइंड करते हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म है और किस किस तरह से प्रोग्रेसिवली नई से नई जनरेशन आती गई और नए से नए जो है ना प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए और किस तरह से बॉन्डिंग जो है ना वो इम्प्रूव हुई है। इस सबसे पहले ना हमें ये याद रखना चाहिए कि इनेमल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और डेंटिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हमें पता है कि इनेमल जो है वो बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से, बहुत ज़्यादा मिनरलाइज होता है, और जबकि डेंटिन जो है उसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ इसके अंदर वाटर की कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बोन के रिलेटेड इसके ना तीनों कॉम्पोजिशन है, 55% तक इसका मिनरल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमने याद रखनी है। उसके अंदर अलावा डेंटिन के अंदर टिब्यूल्स होती हैं, वाटर होता है, उसके अंदर फ्लूइड मूव करता है, सेंसिटिविटी होती है, ये सारी चीज़ें हमें पहले पढ़ चुके हैं। अब जो एडहेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि एडहेशन है क्या। बेसिकली दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं ना उसे एडहेशन कहते हैं। अब वो चीज़ इस तरह से भी हो सकती है कि वो सरफेस के ऊपर बिल्कुल ऐसे करके पड़ी हुई है, ऐसे करके बस पड़ी हुई है, ये एक किस्म की ना एडहेशन है, एड्जॉर्प्शन एडहेशन इसे कहते हैं। इनके दरमियान ना केमिकल बॉन्ड बनता है। एक जो होती है वो होती है मैकेनिकल एडहेशन। आपने बचपन में पजल्स देखे होंगे एक बच्चों के, जो हम सॉल्व करते हैं, एक शेप इस तरह की होती है, एक शेप इस तरह की होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, और या फिर अक्सर आपने वुड वर्क देखा होगा जो आप करते हैं बगैर किसी ग्लू को यूज़ किए ना, वो दो शेप्स इस तरह की बनाते हैं और उसको एक दूसरे के अंदर जो है ना लॉक कर देते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडहेशन। फिर डिफ्यूजन एडहेशन होती है। उसके अंदर ये होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स हैं ना आपस में वो डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, इस सरफेस के इस सरफेस पे, इस सरफेस के इस सरफेस पे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है जिसमें आयंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। अब डेंटिस्ट्री के अंदर जो है ना हमने क्या होता है कि दो चीज़ें, एक है रेजिन बेस्ड मटेरियल यानी कि कंपोजिट में हमें पढ़ा हुआ है क्या होता है, पॉलीमर होता है, उसके अंदर मोनोमर होता है, वो है रेजिन, उस सबको रेजिन कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है टूथ स्ट्रक्चर का आपको पता ही है, जिसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये चीज़ें हैं। और जबकि रेजिन जो है ना वो आपको पता है कि इस तरह से बॉन्ड होंगे, MMA के मोनोमर के बॉन्ड होंगे। दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ये एक किस्म का ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक है, तो इनके दरमियान में कैसे आपने बॉन्डिंग बनानी है ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये है कि मैकेनिकल हो सकती है कि ये नंबर 1 ये कि जो रेजिन है ना वो उसके रेजिन टैग्स बनते हैं, यानी कि ये आपके टूथ स्ट्रक्चर नॉर्मल ये टूथ स्ट्रक्चर है ना, आप जब इसको एच करोगे ना, हम आगे एचिंग का पढ़ेंगे, तो इस सरफेस स्मूथ थी ना, तो ये इस तरह से ऐसे करके कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है, तो आपको रेजिन टैग्स जो है वो इसके अंदर इजीली फिट हो जाएंगे और बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। फिर दूसरी बात एक केमिकल बॉन्ड बनाता है आपस में, वो एड्जॉर्प्शन होती है, फिर डिफ्यूजन होती है और बाकी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद हमने बात की कि फेलियर किस किस तरह का हो सकता है। फेलियर हो सकता है, फ़र्ज़ करें ये आपकी दो सरफेसेस आपस में मिली हुई हैं, ये बीच में जो है ना एक आपका बॉन्डिंग एजेंट है, तो यहाँ तो फेलियर होगा दो तरह का। यहाँ तो होगा इन दोनों के दरमियान आपस में इस जगह सीमेंट का अपना फेलियर हो गया, इसे कहते हैं एडहेसिव फेलियर, यानी कि आपका सीमेंट ही इतना अच्छा नहीं था, एडहेसिव फेलियर हो गया। फिर हो गया कोहेसिव फेलियर विद इन द सबस्ट्रेट, यानी कि ये जो सरफेस है ना सबस्ट्रेट की, इधर से ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पीस उतर गया। और फिर एक होता है कि नीचे वाले के ऊपर तो लगा हुआ है और ये ऊपर वाला हिस्सा उतर गया, इसे भी कहते हैं कोहेसिव फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। अब इसको मैं थोड़ा सा क्विकली पढ़ाऊँगी क्योंकि इसके अंदर इतना याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। हमें पता है हम कंपोजिट भला किस किस के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली फिलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लास 1 2 3 4 5 6 केरियसली इन कंजर्वेटिव कैविटी बनानी हो, यानी कि देखो अमलगम की अगर फ़र्ज़ करो ये एक टूथ है आपका और ये इसके यहाँ पे केरीज लगी हुई है, तो अगर आप अमलगम की कैविटी बनाना शुरू करोगे ना तो आप पिट फिशर इन्वॉल्व करते इतनी बड़ी कैविटी बना दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यही कैविटी कंपोजिट की फिलिंग के लिए बनाओगे ना, फ़र्ज़ करो यहाँ केरीज है, तो सिंपल सी ये गोल दायरे को आप निकाल के यहाँ पे फिलिंग कर दोगे कंपोजिट की। ठीक है, फिर है आपने एंटीरियर टूथ की शेप चेंज करनी हो, यानी कि कुछ लोग होते हैं देखें उनके यहाँ से दांत थोड़े से चिप ऑफ हो जाते हैं या फिर अजीब से होते हैं, शेप नहीं अच्छी होती। फ़र्ज़ करो किसी का पैग लेटरल है, छोटा सा इंसाइज़र है, उसको बड़ा करने के लिए, शेप बनाने के लिए आप कंपोजिट से उसे शेप दे देते हो, या डायस्टीमा क्लोयर के लिए आप जो है दो दांतों के दरमियान स्पेस है इधर से बना देते हो। ठीक है, फिर ये है कि आपने बॉन्डिंग करनी होती है क्राउन और ब्रिज की, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पिट एंड फिशर के सीलेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो, ऑर्थो ब्रैकेट्स बाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ के अंदर जो है ना इसका रोल है। स्प्लिंटिंग के लिए
और फाउंडेशंस के लिए नीचे क्राउन की फाउंडेशंस होती हैं, यानी कि ये नीचे आपने क्राउन लगाना है ना दांत के ऊपर, तो क्राउन कटिंग के लिए आपको टूथ स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना पड़ता है, तो वो आप कॉम्पोजिट से बनाते हो। एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशंस को आपने जो है वो ठीक करना होता है तो उससे करते हो। स्प्लिंटिंग ये होती है कि जो दांत हिल रहे होते हैं ना उन्हें आप आपस में ना ऐसे कॉम्पोजिट के बटन्स लगा के ना वायर पास करके स्टेबलाइज कर देते हो, ये स्प्लिंटिंग होती है। फिर ये है कि रूट कैनाल्स को एंडोडोंटिक थेरेपी में आपने सील करना होता है, उसके लिए यूज़ हो सकता है। एंडोथेरेपी ये है कि आप जो है ये दांत को पीछे से ओपन करके ना इधर फिलिंग कर देते हो। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको याद बस पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनेमल की, डीएन की। जब इनेमल की बात करेंगे मैंने पहले भी बताया कि इनेमल के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल कंटेंट है, वो बहुत अच्छा एच हो जाता है, तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती उसको ना बहुत ज़्यादा टाइम देने की। उसमें एक एचेंट होता है, एचेंट ऐसी चीज़ है फास्फोरिक एसिड जो आपके इनेमल की स्मूथ सरफेस को ऐसे करके रफ़ कर देगा, ठीक है। हमने बहुत सी रिसर्चेस की, हमें पता लगा कि 30 से 40% के दरमियान जो कंसनट्रेशन होती है ना वो बेस्ट है। और ब्यूनेकोर ने इंट्रोड्यूस करवाया था 37% फास्फोरिक एसिड जेल, जो आपको अक्सर अपने क्लिनिक्स के अंदर ब्लू कलर की इतनी सी इंजेक्शन में नज़र आएगा, उसे कहते हैं एचेंट। फिर होता है कि आपने टाइम कितना रखना है। पहले कहा गया कि 60 सेकंड्स हमने किया, फिर हमने देखा नहीं 15 सेकंड के लिए भी रखो ना तो वही रिजल्ट आता है जो 60 सेकंड्स का आता है, तो अब 15 सेकंड्स इसका नॉर्मल टाइम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है, 20 मेगापास्कल से ऊपर की रिटेंशन ये देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है रेजिन माइक्रोटैग्स फॉर्मेशन की। मैंने जैसे पहले ही बताया कि एसिड एचिंग से क्या होता है कि एक स्मूथ सरफेस जो इनेमल है ना वो इरेगुलर सरफेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ये स्ट्रेट सरफेस है ना इसकी सरफेस एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि ये देखो जस्ट इतना सा एरिया जो बॉन्ड कर रहा है। अब आप इसके मुकाबले में इस एरिया को देखो जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ गई है। इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा एरिया आ गया है जो बॉन्ड करेगा, जो कि हमारा रिटेंशन में हेल्प करेगा। फिर दूसरी बात उसने की है, जब आप एचिंग कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, इसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाते हो। उसके अंदर ज़ाहिर मोनोमर होता है, वो सारा मोनोमर इसके अंदर फ्लो कर जाता है अच्छे तरीके से। फिर जब वो फ्लो कर जाता है आप लाइट से इसको क्योर करते हो। उसके बाद क्या होता है, इस चीज़ को कहते हैं रेजिन माइक्रोटैग्स फॉर्मेशन, कि ये माइक्रोटैग्स बने थे इनके अंदर अब रेजिन फ्लो कर गया, तो ये है रेजिन माइक्रोटैग, ठीक है। ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम डेंटीन की, डीएन की बात करते हैं कि जो डेंटीन है ना उसके साथ कैसे बॉन्ड करेगा। डेंटीन के ना हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। उसके अंदर सबसे पहले ये है कि डेंटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है एनामल से।